दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। जैव उर्वरक राइजोबियम का प्रयोग और इसके लाभ। गर्मी के मौसम में लेयर मुर्गियों की देखरेख और प्रबंधन। भारत दलहनी फसलों का एक प्रमुख उत्पादक देश है। भारत में विभिन्न प्रकार के दलहनी फसलों की खेती की जाती है। दलहनी फसलों में जैव उर्वरक राइजोबियम का प्रयोग करने से वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन पौधों को अमोनिया के रूप में सुगमता से उपलब्ध हो जाती है, तो इसको उपयोग से भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ती है और पर्यावरण पर विपरीत असर भी नहीं पड़ता, साथ ही उपज भी अधिक मिलती है। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए मिलते हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सिंह बघेल से। वर्तमान समय में जैविक खेती की ओर हमारे किसान भाइयों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में हम बात करते हैं जैव उर्वरकों की। तो जैव उर्वरक जो कि विभिन्न प्रकार के जैव उर्वरकों का उत्पादन किया जाता है। जैव उर्वरक एक ऐसा उर्वरक है जिसे प्रकृति में मौजूद सूक्ष्म जीवों से तैयार किया जाता है। आज कई तरह के जैव उर्वरक बाजार में मौजूद हैं, जिनका प्रयोग जरूरत के हिसाब से किसान करते हैं। इन्हीं उर्वरकों में आज हम राइजोबियम जैव उर्वरक की बात कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती की जाती है, जिसमें चना है, अरहर है, मटर है, मसूर है, अलसी है। ऐसी विभिन्न प्रकार की दलहनी फसलें जिनकी खेती होती है। इनमें अगर हम बात करें बीजोपचार की, तो राइजोबियम कल्चर, जिसे राइजोबियम टीका या जैव उर्वरक कहते हैं, इसका बहुतायत में हमारे किसान भाई उपयोग करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो राइजोबियम एक प्रकार का जो मृदा जनित बैक्टीरिया का एक समूह है और दलहनी फसलों में हमने देखा होगा कि हमारी जड़ों में, जो नीचे भूमि के अंदर जड़ों में विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी गांठें होती हैं। इन गांठों में जितनी ज़्यादा संख्या हमारी दलहनी फसलों में रूट में या जड़ों में होगी, उतनी ज़्यादा मात्रा में उन्हें नाइट्रोजन का, जो वातावरण में हमारी बहुत मात्रा में नाइट्रोजन उपलब्ध है, जिसका अवशोषण करते हैं और इनके अवशोषण के माध्यम से पौधों को नाइट्रोजन की उपलब्धता हो जाती है। इस जैव उर्वरक का प्रयोग दलहनी फसलों में किया जाता है, क्योंकि दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, जो वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन को अवशोषित करके मृदा के अंदर इकट्ठा करता है, जिससे दलहनी फसलों को तो लाभ मिलता ही है, अगली फसल को भी फायदा होता है। बात आती है गुणवत्तापूर्ण जैव उर्वरक के इस्तेमाल की। तो जवाहर जैव उर्वरक जो राइजोबियम कल्चर है, उसका दलहनी फसलों के लिए हमारे केंद्र के माध्यम से बहुत बेहतरीन उच्च गुणवत्ता का राइजोबियम कल्चर का उत्पादन किया जाता है, जिसमें तरल एवं पाउडर का जो माध्यम है, दोनों के रूप में यहाँ पे तैयार किया जाता है। पाउडर में अगर हम बात करें तो 200 ग्राम के पैकेट, और इसके साथ ही अगर हम तरल में बात करें तो 1 लीटर का एक पूरा बॉटल तैयार की जाती है। इनका इस्तेमाल हम किसानों को दलहनी फसलों में उपयोग हेतु विशेष रूप से किसानों को सिफारिश करते हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु जो कि दलहनी फसलों की जड़ों में मौजूद रहता है, जो बहुत धीरे धीरे काम करता है, इसकी सक्रियता को बढ़ाने के लिए प्रयोगशाला में तैयार राइजोबियम कल्चर का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से जो विभिन्न प्रकार की जो हमारी फसलों, उसमें हम राइजोबियम की सिफारिश करते हैं। इसके लाभ की बात करें तो गांठों की संख्या बढ़ती है, साथ ही साथ पौधे की जो बढ़वार है
वो बहुत अच्छी होती है। दाना की जो संख्या है और दाने की जो हमारी फलियां हैं उनकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी बन जाती है। इसके साथ ही उत्पादन में जो कमी होती है उसमें लगभग 15 से 20% तक उत्पादन में बढ़ोतरी हो जाती है। इस प्रकार से हमारे किसान भाई राइजोबियम का जो उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से फसलोत्पादन में लाभ होता है, जो भी हमारी दलहनी फसल होती है। फसलों में नाइट्रोजन तत्व मुख्य पोषक तत्व है जिसे यूरिया या अन्य माध्यम से फसलों को दिया जाता है, लेकिन दलहनी फसलों में अगर इस कल्चर का प्रयोग करते हैं तो अलग से नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम देनी पड़ती है। अब बात आती है कि इसका उपयोग कैसे करें। तो हमारी जितनी भी दलहनी फसलें हैं उसमें अगर हम उपयोग की बात करते हैं तो हमें जो तरल जैव उर्वरक है उसको बीजोपचार में विशेष रूप से उपयोग करना चाहिए, जिससे उसका लाभ हमारी फसलों में बहुत अच्छे से मिले। तो सबसे पहली बात आती है कि 1 किलोग्राम अगर हमारा बीज है तो उसमें लगभग 8 से 10 मिलीलीटर हमारा जो राइजोबियम कल्चर है उसको अच्छी तरीके से मिलाकर और उसका उपयोग करना चाहिए। इसका बीजोपचार की बात हो गई। इसके साथ ही हम उपचार की और भी विधि हैं, लेकिन हम बीजोपचार के लिए दलहनी फसलों में विशेष रूप से हमारे जो राइजोबियम कल्चर है उसका इस्तेमाल करने की बात करते हैं। अगर पाउडर के रूप में प्रयोग करना है तो 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए 20 ग्राम राइजोबियम कल्चर का प्रयोग किया जाता है। कल्चर में गुड़ मिलाकर ही बीज उपचार करें, जिससे बीज पर कल्चर ठीक से चिपक जाए। तो इस प्रकार से हम राइजोबियम जो हमारा कल्चर है, जिसे राइजोबियम टीका भी कहते हैं हमारे किसान भाई, क्योंकि जब भी टीका का इस्तेमाल किया जाता है तो वो एक बहुत अच्छी हमें एक सकारात्मकता के लिए दिया जाता है। तो मैं किसान भाइयों को ये सिफारिश करूंगा कि जितनी भी हमारी दलहनी फसलें हैं उसमें राइजोबियम कल्चर की उपयोग अवश्य करें। ये बहुत ही उपयोगी है, भूमि के लिए अनुकूल है, सस्ता है, साथ ही हमारी जो नाइट्रोजन है या जो हम यूरिया के रूप में देते हैं उसकी खपत में कमी करता है और आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है कम लागत में। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पीएम मोदी कल आएंगे रीवा। सुरक्षा में 3500 जवान रहेंगे तैनात। 1000 बसों से आएंगे समर्थक। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कार्यक्रम स्थल का किया दौरा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। छतरपुर के खजुराहो हवाई अड्डे ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, मुर्गी पालन कम समय में अच्छा लाभ देने वाला व्यवसाय है और इस व्यवसाय की सफलता का मुख्य आधार है मौसम के अनुसार इनकी देखरेख और प्रबंधन। तो आप अधिक लाभ के लिए इस समय किस तरह से करें लेयर मुर्गियों का प्रबंधन, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर वीएन गौतम। लेयर मुर्गी सामान्यतः अंडों के लिए पाली जाती है और इनका जो अंडों का उत्पादन है ये देखा जाता है कि गर्मी के माह में बहुत ज़्यादा इस पर कमी देखी जाती है। इसका कारण ख़ासतौर से गर्मियों में होने वाला जो स्ट्रेस है मुर्गियों पे वो है। सबसे पहले अपन यहाँ बात करेंगे कि मुर्गियों का रखरखाव गर्मी के मौसम में कैसे किया जाए। किसान भाइयों, लेयर मुर्गी पालन अधिक लाभकारी व्यवसाय है, लेकिन मौसम के अनुसार इनकी देखरेख करना बेहद अनिवार्य होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप लेयर मुर्गियों की चूजों की उचित देखभाल जरूर करें। सर्वप्रथम जैसे ही हम मुर्गियों को लेकर के आते हैं, चूज़ों को लेकर के आते हैं अपने फार्म पर,
उन्हें तुरंत इमीडिएट बॉक्स से बाहर निकालें। बॉक्स से बाहर निकालने के पश्चात उन्हें साफ स्वच्छ एवं ठंडा पानी दें। ठंडे पानी में तकरीबन 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इलेक्ट्रॉल पाउडर मिलाएं और इसे 5 से 6 घंटे तक दें। 5 से 6 घंटे तक देने के पश्चात मुर्गियों को अगले 6 से 7 घंटे सिर्फ जो है मक्के का दरिया प्रदान करें। इससे मुर्गियों को इस्टेब्लिशमेंट अच्छा मिल जाता है और उनका एनवायरनमेंट भी आसपास का सराउंडिंग अच्छा रहता है। जनरली जो किसान भाई होते हैं वो अपने फार्म पर जहाँ पे भी मुर्गी पालते हैं उसमें सबसे पहली चीज़ का ध्यान रखना है, आपका जो लीटर की मोटाई है वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब भी ऐसा देखें कि लीटर थोड़ा सा सूख गया है उस पर तकरीबन कुछ थोड़ा पानी का छिड़काव करें। छिड़काव करने के से थोड़ा जब लीटर गीला हो जाता है तो मुर्गियां अपने पंख फैला करके अपना तापमान जो है सामान्य करने की कोशिश करती हैं। जब भी हम मुर्गी लाएंगे तो 1 स्क्वायर फीट 3 चूज़ों के लिए स्पेस जो है बना करके रखना चाहिए। 0 से लेके 10 दिन तक, 11 से लेके 20 दिन तक के जो चूजे हैं उनके लिए जो स्पेस है आपका वो तकरीबन 2 स्क्वायर फीट प्रति 2 चूजा, और इसके पश्चात 21 दिन से लेकर 30 दिन तक 1 स्क्वायर फीट प्रति चूजा होना चाहिए। इस तरह जो है ओवर क्राउडिंग से बचा जा सकता है। मुर्गी पालक भाइयों, लेयर मुर्गियों से गर्मी के मौसम में भी अधिक अंडा उत्पादन मिले, इसके लिए आप मुर्गियों के आवास में उचित वातावरण बनाने के लिए इन बताई जा रही बातों को ध्यान में रखते हुए आवास का प्रबंधन करें। इसके पश्चात ये आपकी जो शेड है, शेड में आपका वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। वेंटिलेशन के लिए क्रॉस वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। क्रॉस वेंटिलेशन में इस चीज़ का ध्यान रखें हमेशा कि जब भी आप क्रॉस वेंटिलेशन करते हैं तो हवा बहुत ज़्यादा चौड़े शेड में रुक जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा चौड़े शेड भी नहीं बनाने हैं। एक अनुपातित शेड बनाने हैं, ज़्यादा ना तो ज़्यादा चौड़े हों ना ज़्यादा संकरे हों। आप जब भी अपने शेड का रखरखाव गर्मी के समय करें तो पहले अपने छत पर ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि सन लाइट रिफ्लेक्ट हो, तो वाइट सीमेंट या चूना जो भी है उससे उसका आप पुताई करवा सकते हैं। इसके बाद कई जगह पर पानी की व्यवस्था जहाँ अच्छी है वहाँ पर आपको स्प्रिंकलर लगाने चाहिए। स्प्रिंकलर लगाने से तापमान में गिरावट आ जाती है शेड के अंदर, जो कि अंडे उत्पादन में बहुत सहयोगी है। इसके बाद यदि कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर पानी की उपलब्धता कम है तो शेड के ऊपर भूसे, पुआल आदि का बिछावन करें, जिससे थोड़ा टेम्परेचर डायरेक्टली उन मुर्गियों पे इफ़ेक्ट नहीं करेगा और शेड में भी तापमान कम हो जाएगा। गर्मी के समय में 10 बजे के पश्चात थोड़ी गर्म हवाएं चलने लगती हैं, तो आप उस पर दोनों साइड पे पूरे पोल्ट्री के शेड पे ढक दें और समय समय पर पानी चला करके उन्हें भिगाएं। पानी चला करके भिगाने से जो भी हवाएं अंदर प्रवेश करेंगी तो वो ठंडी हवाएं होंगी और जिससे टेम्परेचर में थोड़ा गिरावट रहेगी। और यदि आपके पास सुविधा हो और यदि आपका इकोनॉमिक स्टेटस अलाउ करे तो आप दोनों साइड से पंखे लगा सकते हैं। गर्म हवाओं को निकालने के लिए एग्जॉस्ट फैन की व्यवस्था होती है, वो भी किसान भाइयों को करना चाहिए। किसान भाइयों, लेयर मुर्गियों का उचित विकास हो, इसके लिए आप गर्मी के मौसम में इनका आहार प्रबंधन करते हुए पानी की व्यवस्था पर विशेष रूप से ध्यान दें, तभी आपको लेयर मुर्गी पालन से अच्छा लाभ मिलेगा। इसके पश्चात जो दाना है, बड़ी मुर्गियों को तकरीबन 11 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक दाना ना प्रदान करें। दाना प्रदान करने से जनरली क्या होता है कि जो दाने की हीट है वो बॉडी को हीट एग्जॉस्ट करने में मदद नहीं कर पाती। हाँ, ज़्यादा गर्मियों के सीज़न में वैसे भी किसान भाइयों ने देखा होगा कि मुर्गियाँ रिफ्यूज़ करती हैं, अपने आप को कूल रखने के लिए दाना छोड़ करके दूसरे माध्यम अपनाती हैं कि हम कैसे ठंडे रहें, तो इसलिए दाना ना ही दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रात के समय शाम के समय दाना प्रदान करें। कई बार ऐसा होता है कि क्या दाने में क्या दें गर्मी के समय। गर्मी के समय में मक्का, राइस पॉलिश, राइस ब्रान और फिश मील वगैरह का उपयोग आसानी से किया जा सकता है। इसकी डाइट में ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रोटीन की डाइट ज़्यादा रहे, इसमें प्रोटीन ज़्यादा रहे, या फिश मील जो है आप ज़्यादा कर सकते हैं। प्रोटीन डाइट रखने से बॉडी एक तो मेंटेन रहती है और प्रोडक्शन भी अच्छा आता है। मुर्गियों को जब हम पानी देते हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि दिन में 4 बार तकरीबन जो पानी पीने का है चारों बार
ठंडा साफ स्वच्छ होना चाहिए। और इसमें स्ट्रेस घटाने के लिए विटामिन सी मिलाते रहें, जिससे क्या है जो गर्मी के कारण स्ट्रेस है मुर्गियों के ऊपर वो कम पड़ता है। एंटी स्ट्रेस विटामिन है, इसलिए इस विटामिन को आप आराम से मिला सकते हैं और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मेरे द्वारा बताई गई जितनी भी बातें उन्हें पालन करके अपने अंडा उत्पादन की दर को बढ़ाएं एवं मुर्गियों को स्वस्थ रखें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। पीएम मोदी कल आएंगे रीवा। सुरक्षा में 3500 जवान रहेंगे तैनात। 1000 बसों से आएंगे समर्थक। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कार्यक्रम स्थल का किया दौरा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। छतरपुर के खजुराहो हवाई अड्डे पर उतरेगा पीएम का विमान। हेलीकॉप्टर से पीएम रीवा के लिए होंगे रवाना। ट्रांजिट विजिट को लेकर सुरक्षा की कड़ी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। व्यावसायिक फसलों में कपास की खेती करके किसान अच्छी आय कमा सकते हैं और जैसा कि वर्तमान समय देसी कपास की बुआई का चल रहा है, तो जो किसान देसी कपास की बुआई करना चाहते हैं वे किसान उन्नत किस्मों का चयन करके देसी कपास की बुआई करके अधिक उपज ले सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें देसी कपास की बुआई, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सफेद सोने के नाम से प्रसिद्ध कपास एक प्रमुख रेशे वाली फसल है। इसमें नेचुरल फाइबर पाया जाता है, जिससे कपड़े तैयार किए जाते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में कपास की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, जिसकी खेती करके किसान अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं देशी कपास की उन्नत खेती के बारे में। इसकी खेती के लिए दोमट से चिकनी दोमट भूमि उपयुक्त रहती है। जिन खेतों में पानी का भराव रहता है, उन खेतों में इसकी खेती नहीं करनी चाहिए। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए भूमि की अच्छी तैयारी करना बहुत ही जरूरी होता है। खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगाकर खेत को समतल करना चाहिए। अब बात आती है खाद उर्वरक प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, खाद उर्वरकों का प्रयोग आप मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर करें। और अगर आप किन्हीं कारणवश मृदा परीक्षण नहीं करवा पाए हैं, तो आप 25 किलोग्राम यूरिया और 31 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति बीघा बुआई से पहले खेत तैयारी के समय ड्रिल करें। और जिन खेतों में जड़गलन रोग का प्रकोप अधिक होता है, उन खेतों के लिए बुआई से पूर्व 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम को 50 किलो आर्द्रता युक्त गोबर की खाद में अच्छी तरह मिलाकर छाया में रख दें। फिर इस मिश्रण को बुआई के समय प्रति बीघा की दर से पलेवा करते समय मिट्टी में मिला दें, जिससे आपकी फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, देशी कपास की खेती के लिए RG 8, RG 18, राज DH 9, HD 123, RG 542 उन्नत किस्में हैं, जिनकी औसत उपज क्षमता 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जहां तक बीज दर की बात है, तो देशी कपास की खेती के लिए 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। बीजों को हमेशा किसी विश्वसनीय और प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। किसान भाइयों, मिट्टी या प्लास्टिक के बर्तन में देशी कपास का 3 किलो बीज लेकर ऊपर से व्यापारी श्रेणी का सांद्र गंधक का अम्ल 300 ग्राम को डालकर
2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करें। इससे बीजों का सारा रेशा उतर जाएगा। फिर बीजों वाले बर्तन में 10 लीटर पानी डालें और अच्छी तरह से हिलाकर पानी निकाल दें। बीजों को 3 बार सादा पानी से धोएं और फिर चूने वाले पानी यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट 50 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में 1 मिनट के लिए धोएं। फिर एक बार दोबारा धोएं और छाया में सुखाएं। किसान भाइयों, इस क्रिया को करते समय दस्तानों का प्रयोग जरूर करें। किसान भाइयों, कार्बेंडिज्म 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। बीजों की बुआई कतारों में करें, जिसमें कतार से कतार 67.5 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए बीजों की बुआई करें। यह ध्यान रखें कि बीज के ऊपर 4 से 5 सेंटीमीटर से अधिक मिट्टी न गिरे, अन्यथा बीजों के अंकुरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। किसान भाइयों, फसलों को खरपतवारों से बचाने के लिए पेंडीमेथिलीन खरपतवार नाशी की 3.3 लीटर मात्रा को 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 2 दिनों के अंदर स्प्रे करें, जिससे फसल खरपतवार मुक्त रहकर बढ़वार अच्छी करेगी। परिणाम स्वरूप किसान भाइयों को फसल से उपज भी अधिक मिलेगी। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बोवनी, जिला बैतूल के सर्वेश पाटीदार ने। आपने पत्ता गोभी की फसल में किए जाने वाली जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों नमस्कार। आज आपको पत्ता गोभी की फसल, उन्नत फसल कैसे उत्पादन करें और अधिक लाभ हम कैसे कमाएं, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, पत्ता गोभी की फसल काफ़ी मात्रा में हमारे पूरे प्रदेश में की जाती है। सभी जानते हैं, विशेषकर बैतूल जिला इसके बारे में अग्रणी है। यहाँ किसान बहुत मात्रा में ये फसल उगाते हैं। तो सिंचाई विशेष रूप से मध्यम सिंचाई हम लोगों को करना चाहिए और पानी भरने की स्थिति हमारी किसी भी प्रकार से क्यारियों में नहीं आना चाहिए। अगर क्यारियों में पानी का भराव होता है तो नीचे से जड़ सड़न रोग बहुत जल्दी इसमें पनपता है, इसलिए इसको विशेष रूप से हमें सावधानी पूर्वक जो है ना सिंचाई करना चाहिए। सिंचाई की मात्रा हम लोग तब देते हैं जब हमारी मिट्टी देख लेते हैं कि सूखने वाली है, तभी हमें सिंचाई करना है और हल्की सिंचाई करना है। 15 दिन के अंदर यदि सिंचाई इसमें करते रहेंगे तो हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। इसी प्रकार से अगर हम ड्रिप लगा करके सिंचाई करते हैं, ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करते हैं, तो हमें पानी की मात्रा भी कम लगेगी और पानी जहाँ ज़रूरत है वहाँ पानी पहुँचेगा। किसान भाइयों, पत्ता गोभी की फसल से गुणवत्ता युक्त अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल को खरपतवारों के प्रकोप से तो बचाना होता ही है, साथ ही साथ फसल में संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग भी करना होगा। इसीलिए आप इन कार्यों पर विशेष रूप से ध्यान जरूर दें। अगर मान लो पहली सिंचाई हमने जो सामान्य तरीके से करते हैं क्यारियों के माध्यम से कर दी, तो खरपतवार निश्चित रूप से आते हैं। तो खरपतवार का नियंत्रण भी इस फसल में बहुत ज़रूरी होता है। साइड में बहुत सारे घास फूस और दुनिया भर के जितने खरपतवार रहते हैं, सभी प्रकार के खरपतवार पनपते हैं। तो इनको सबसे ज़रूरी है कि हमारे पास में दूरी पर्याप्त रहती है, हम हाथों से या खुरपी से या डोरा चला करके इसकी निदाई करते हैं। और निदाई करने के पश्चात इससे डोरा से करते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा होता है कि मिट्टी भी थोड़ी पलट जाती है और जो हमारा उर्वरक है वो भी पौधे को पर्याप्त मात्रा में सही जगह पर पहुंच जाता है। तो ये हमारा खरपतवार नियंत्रण के लिए जो हम मैकेनिकल सिंचाई खरपतवार नियंत्रण करते हैं उससे फ़ायदे होते हैं। जो संतुलित उर्वरक का उपयोग है, जो हमारी
उर्वरक की मात्रा है उसको हम 2 तरीके से दे सकते हैं। एक तो आधार के रूप में हमने दे दी, और हम उर्वरक का भुरकाव करके भी हम लोग देते हैं, जैसे यूरिया की टॉप ड्रेसिंग हुई, पोटास की टॉप ड्रेसिंग हुई, या जिंक वगैरह की जो हमें मात्रा देना है वो घोल के रूप में देते हैं। और अगर ड्रिप से हम पूरा फसल ले रहे हैं तो हम फर्टिगेशन भी ड्रिप के माध्यम से कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत अच्छा फसल को लाभ प्राप्त होता है, फसल की बढ़वार अच्छी होती है, और जो पत्ता गोभी का जो फूल है वो बढ़िया मस्त एकदम गांठ जो है ना मजबूत बनती है, और पत्ते बिल्कुल अच्छे रहते हैं। किसान भाइयों, पत्ता गोभी की फसल में पत्ती धब्बा रोग का प्रकोप भी होता है। इस रोग के कारण पौधे की पत्तों के निचली ओर भूरे और जामुनी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से पत्तियां खराब हो जाती है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसीलिए आप इस रोग के नियंत्रण के लिए खेत की सफाई और उचित फसल चक्र अपनाएं। यदि खेत में ये बीमारी दिखे तो मेटालेक्सिल मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। कि अगर पौधा बहुत सुंदर हो, फसल अच्छी हो, तो कीड़ी बीमारी का आकर्षण होना स्वाभाविक है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा है कि अभी जो फसलें लगी हुई उसमें माहू का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। तो माहू के नियंत्रण के लिए हम सब जानते हैं कि अगर नीम तेल का 5% घोल बना करके हम लोग उपयोग करते हैं तो काफ़ी कुछ नियंत्रण हमारा हो जाता है। अगर लगातार हम हर 15 दिन में गौमूत्र और नीम तेल का स्प्रे करते रहें फसल के ऊपर, तो हमारा इसके ऊपर जो साइड इफ़ेक्ट है फसल या गोभी के पत्तों के ऊपर नहीं होता है, और फसल अच्छी होती है और माहू नियंत्रण में आ जाता है। और इसके साथ ही साथ जब फसल बड़ी हो जाती है तो इसमें इल्ली सबसे ज़्यादा जो है ना घातक होती है। तो 3 प्रकार की इल्लियाँ, तम्बाकू की इल्ली, हरी जो इल्ली होती है, चने की इल्ली बड़ा प्रकोप करती है, और ये जब बड़ी भयानक अवस्था में आ जाती हैं, ETL लेवल के ऊपर आ जाती हैं, तो हम लोगों को जो है बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ये खाने वाली फसल है, सब्जी वाली फसल है, तुरंत तोड़ करके मार्केट में चली जाती है। तो इसमें दवाई का उपयोग हम लोगों को कम से कम करना चाहिए। जब अधिक मात्रा में है तभी हम जो है ना, तो हम लोगों को कीटनाशक का उपयोग हम लोगों को करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए इंडॉक्साकार्ब का उपयोग 500 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करना चाहिए। ये अंतिम वो है कि जब हमारे पास में कोई और दूसरा उपचार का साधन नहीं बचा है, और विशेषकर जब ज़्यादा प्रकोप हो रहा है, तो इसका उपयोग किसान भाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800 8